औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, जिनके सदक़े से हम इस दुनिया में सांस ले रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में हमारा क़याम बहुत थोड़े अरसे के लिए है। अगर कोई समझता है कि 60, 70, 80, 100 साल की ज़िंदगी गुजार कर जो है वो यहाँ से क्या कुछ समेट कर ले जा सकता है, तो वो सिर्फ़ वो अमाल हैं, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की जो हुक्म को मानना है, वही सब कुछ है। नाज़रीन, एक ट्रू केस आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन उसमें नाम मकामात चेंज कर दिए गए हैं। मुझे जेल से एक ख़त मासूल हुआ जिसमें एक कत्ल के कैदी ने मुझसे कानूनी इमदाद तलब की थी। नाज़रीन, मैं अपनी टीम के साथ जेल पहुंचा। जिस शख्स ने मुझे ख़त लिखा था उसका नाम निज़ाम था। वो मेरा मुंतज़िर था और बग़ैर रुके बोलने लग गया। नाज़रीन इकराम, बड़ी कर्ब भरी बातें हैं ये। उसने अपनी रुदात चंद मिनटों में ही सुना डाली। मुझे अफसोस था कि एक बुरा शख्स जिसके बाल मुकम्मल सफ़ेद हो चुके थे, कमर झुकी हुई थी और देखने में वो काफ़ी भला मानस लगता था, उसकी कहानी इतनी दुख भरी थी कि मेरी आंखों में आंसू। उसका कहना था कि वो संगे मरमर लगाने का माहिर है। उसने मक्का मदीना की पाक ज़मीन में भी ये काम किया। उसका कहना था कि उसने अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा अरब ममालिक में गुजारा और उसका कहना था कि उसकी शादी ख़ानदान की एक लड़की से हुई और वो शादी के बाद भी रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क ही रहा और वह मेहनत मजदूरी करता रहा। 2 साल बाद वो पाकिस्तान आता और यूं उसकी ज़िंदगी गुजरती जा रही थी। उसने अपना अलग घर बना लिया था और उसके यहाँ 3 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुए। नाज़रीन, वो अपनी कहानी सुना रहा था कि अचानक रुका और कहने लगा, वकील साहब, काश पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस धरती माँ में ही हमारे गुजर बसर के हालात पैदा किए होते, यहाँ ही रोज़गार के ज़राए होते तो मैं बाहर ना जाता और ना ही मेरा घर बर्बाद होता। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। एक इंतहाई बूढ़े शख्स को यूं बिलखते रोते हुए देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। फिर वो गोया हुआ, आसमी साहब, मेरी बीवी जो कि मेरी अदम मौजूदगी में बदचलनी का शिकार हो गई थी, उसने मेरी 2 बेटियों को भी इस हरामकारी के काम में लगा दिया और अब वो बाकायदा एक जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने लगी थी। उसका कहना था, आसमी साहब, बेटा भी अपनी माँ का ही हमनवा बन गया। वो बूढ़ा बाबा रो रहा था और साथ कह रहा था कि मैं आज से 1.5 साल पहले जब दियारे गैर से घर आया तो मुझ पर यह हकीकत मुनकशिफ हुई कि मेरी बीवी और बच्चियां जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में डूबी हुई हैं। मैंने जब अपनी बीवी को कहा कि ये क्या है तो उसने मुझे घर से निकलवा दिया और इलाके के MPA के गुंडों ने मुझे बहुत मारा और मेरी बीवी ने खुला ले लिया, यानी अदालत के ज़रिए तलाक ले ली मुझसे।
मैंने उसकी मिन्नत समाजत की कि मेरी बेटियां मुझे वापस कर दो, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, लेकिन वो ना मानी। अब वकील साहब मैं क्या करता? मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनतों का समर ये था कि घर तबाह, औलाद तबाह, और मेरी उस बीवी ने जो गुल खिलाए थे खुदा की पनाह। नाज़रीन किराम, वह बूढ़ा शख्स रो रहा था, चीख चीख कर रो रहा था और कह रहा था कि वकील साहब इलाके का थानेदार और एमपीए उसकी सरपरस्ती करते थे। जब उसने मुझे धत्कार दिया तो मेरे पास ना तो सर छुपाने की जगह थी और ना ही बच्चे मेरे साथ थे। अपने रिश्तेदारों से मदद की दरख्वास्त की, मुझ नहीफ बूढ़े की किसी ने मदद ना की। बस वकील साहब मेरी आंखों में फिर लहू उतर आया। मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मिशन बन गया कि मैं किसी तरह उस बेवफा और ज़मीन पर गुनाहों के बोझ को सफ़े हस्ती से मिटा दूं। इस मकसद के लिए मैंने एक बहुत तेज़ धार आला तैयार करवाया और अपनी शक्ल वजह तब्दील की और भेस बदल कर अपने ही घर में, जो कि अब फांसी का अड्डा बन चुका था, पहुंच गया। मैंने वहां मौजूद चौकीदार से अपनी साबका बीवी से मिलने का कहा। उसने समझा कि कोई मोटा ताज़ा गाहक आया है। वो मुझे मेरी उस साबका बीवी के पास ले गया। मैं उसके पास उसके कमरे में बैठ गया और वो मुझसे मेरा हाल पूछने लगी। इसी असना में मैंने मौका पाकर उस हराफा को कत्ल कर दिया। जब तक शोर सुनकर लोग आते वो जहन्नम रसीद हो चुकी थी। वकील साहब, मेरी ज़िंदगी का मिशन पूरा हो चुका था। पुलिस आई, मुझे गिरफ्तार किया, मैंने इकरार जुर्म कर लिया। मेरा कोई वकील भी न था। सरकार ने मुझे वकील फराहम किया और मेरा ट्रायल कोर्ट में केस चला। 7-8 माह के अंदर ही मेरे ट्रायल कोर्ट के केस में मुझे सजाए मौत की सजा सुना दी गई। अब मैं यहाँ जेल में कल सड़ रहा हूँ। मैं तो अपनी ज़िंदगी के लिए अपील नहीं करना चाहता था, लेकिन कानून है कि जेल की तरफ से, जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो हर कैदी की तरफ से अपील ज़रूर हाई कोर्ट में करता है। मेरा आपको वकील साहब यहाँ बुलाने का मकसद ये नहीं था कि आप मेरा केस लड़ें। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप, क्योंकि कॉलम भी अखबारात में लिखते हैं, टेलीविज़न शोज़ में भी आते हैं, आप लोगों को बताएं कि घर में आधी रोटी खा लें, बाहर मत जाएं। अगर बाहर जाएं तो फिर देख लें पीछे से घर ही तबाह हो जाते हैं। सारी कहानी सुनने के बाद मेरा दिल भर आया था। नाज़रीन इकराम, मेरा अपना जिस्म ठंडा हो चुका था। मैंने उससे पूछा कि निज़ाम, अब तुम क्या चाहते हो? वो कहने लगा, वकील साहब, मुझे अब जिंदा नहीं रहना। मैंने उसे समझाया कि तुम जो है जिंदा रहोगे, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा ताकि दुनिया के सामने हकायक लाए जा सके कि जो लोग दियारे गैर में अपने प्यारों के लिए धक्के खाते हैं, उन प्यारों की जानब से बेवफाई किसी सूरत फिर बर्दाश्त नहीं होती। मेरे लिए कितना सदमा है कि मेरी बेटियां और बीवी फांसी के अड्डे को चलाने लगें और मेरा बेटा भी उसी रंग में रंग गया। ये कहना था उस बूढ़े शख्स का। उसने कहा, फिर वकील साहब, लोगों को बताएं कि अपने मुल्क में सूखी रोटी खा लें और बाहर मत जाएं, या फिर शादी के बाद ना जाएं, और अगर शादी कर लिए तो फैमिली को साथ ले जाएं। नाज़रीन इकराम, मेरे समझाने पर निज़ाम ने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए और जेल अपील उसकी पहले ही हाई कोर्ट में आ चुकी थी। मैंने जब उसकी अपील में ऑनरेबल डबल बेंच हाई कोर्ट के सामने पेश हुआ और फिर मैंने वहाँ जो दलाइल दिए और अदालत हजूर को बताया कि जनाब, निज़ाम की ज़िंदगी जो है उसने किस बात ने, किस तहरीक ने उसे कातिल बना दिया, वो सारे शुबहात
उसके अदालत हजूर के सामने रखे। अदालत ने अपील मंजूर करते हुए उसकी सजाए मौत की जो सज़ा थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। नाज़रीन, लोग रुपए पैसे लेकर अपना घर बार छोड़कर 7 समंदर पार चले जाते हैं और पीछे से उनके बीवी बच्चे किसी और डगर पर चल निकलते हैं और ऐसी राह पर चल पड़ते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। तो मेरा सबसे ये कहना है कि घर की आधी रोटी खा लें, सूखी खा लें, बाहर मत जाएं। अगर बाहर जाना है तो शादी से पहले ही चले जाएं, और अगर शादी करनी है तो फिर शादी अपनी बीवी बच्चों को भी साथ लेकर जाएं। पाकिस्तानी सोशल स्ट्रक्चर जो इस टाइम है तबाह बर्बाद हुआ है। हमारा जो बुनियादी यूनिट घर है वो तबाह बर्बाद हो गया है। जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है उस पर भी बड़ी बुरी तरह जद लगी है। बड़ों का एहतराम ख़त्म हो गया। माँ बाप का एहतराम नहीं है। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की हैसियत सिर्फ एक जो है वो घर में पड़े हुए एक ऐसे बर्तन की तरह है जो कि बहुत पुराना हो चुका हो और उसको कोई इस्तेमाल भी नहीं करता और उसे बिल्कुल सिर्फ शो पीस के तौर पर घर में रखा हो। बहरहाल निज़ाम अब जेल में है और उम्र कैद काट रहा है। कभी कभार वो जेल से मुझे ख़त लिखता है। जब भी मुझे उसका ख़त मिलता है तो मैं इंतहाई दुखी हो जाता हूँ और उसके कहने पर ही मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और उसका भी यही कहना था कि मेरी मिसाल आप सबके सामने लाएं कि घर को जो आग घर के चिराग से लगती है उनको कैसे रोका जा सके। नाज़रीन इकराम, ये एक मर्डर केस की कहानी ही नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ा अलमिया है जिससे हमारा माशरा जो है वो गुजर रहा है। इस अलमिये को रोकना होगा और हमें समाजी तौर पर अपने इस वतन अजीज़ में ये सोच पैदा करनी होगी कि हम अपनी औलाद की तरबियत करें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिस तरह कहा है उस तरह उनकी तरबियत करें, ताकि इस वक्त मुल्क अजीज़ में जो ये नशे का, ये जो फाशी का सैलाब उमड़ कर आया हुआ है उसे नबरदस्मा हुआ जा सके। शाखे तमन्ना हरी है चली तो नहीं, इश्क की आग पड़ी है बुझी तो नहीं। अल्लाह पाक हमें जो है वो इस काबिल करे कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहकामात पर अमल कर सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।